तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक फाइनल कर लिया था। आज हम 20 से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनती है, वास्तविक भी बनती है और काल्पनिक भी बनती है। देखिए सभी स्थिति में वास्तविक बनती है, लेकिन एक ऐसा स्थिति है यानी ध्रुव और जैसे ही फोकस के बीच रखेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब काल्पनिक बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। हम जानते हैं कि r बराबर 2f होता है और f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो क्या करेंगे, r 40 सेंटीमीटर है, जैसे ही उसको 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। तो आप लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु क्या होगी, उसके ही आकार यानी उसके ही सेम साइज का प्रतिबिंब बनेगा, यानी समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो उसके नाभांतर का मान क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या किया है, इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है, नाभांतर कर दिया है। यहीं पे फोकस कहता तो आप लोग आसानी से निकाल लेते कि फोकस दूरी r का आधा होता है, लेकिन नाभांतर भी क्या होता है, फोकस से दूरी होता है। तो हम f कैसे निकालेंगे, 30 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रिज्म से किसी प्रकार की किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसको साफा आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है, इसका परिभाषा है। ठीक है, अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है। एक बार हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अपवर्तनांक को आप याद कर लीजिए, क्योंकि अपवर्तनांक से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जैसे पूछा है ना, जल का अपवर्तनांक कौन सा है, तो याद होगा तब ना। इसमें क्या ट्रिक मारेंगे, क्या तरीका बताएंगे, कुछ नहीं, जो होगा तो वही होगा, यानी ए ऑप्शन नंबर से हो जाएगा 1.33। याद होगा तो मारेंगे, याद नहीं होगा तो छोड़ देंगे। इसमें कोई तुका तुकी काम नहीं करता है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। याद रखिएगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही समतल में स्थित होते हैं। पहला का नियम हो गया। और दूसरा का नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना बार पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं, आप याद रखिएगा। आपके सामने दिख रहा है कि सब क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना बार पूछा हुआ है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। समतल दर्पण मत मार दीजिएगा, अवतल दर्पण मारिएगा। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में स्पष्ट दाढ़ी दिखेगा कि दाढ़ी कटा हुआ है कि बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का यूज कर लेते हैं। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुगुना चाल से यानी 8 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ प्रतीत होगा, आप याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है, दुगुना कोण से घूम जाएगी, यानी 8 डिग्री कोण से घूम जाएगी। ठीक है,
34 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। बताइए। अरे भैया काल्पनिक होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, बाकी सब में काल्पनिक होता है। समझ गए। एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। बताइए। यानी उसकी आधा लंबाई होगा ना तो आराम से देख लेगा। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 मीटर का है, 5 मीटर का है तो उसका लंबाई पूरा देखने के लिए कितना दर्पण की लंबाई होना चाहिए, 2.5 मीटर में आराम से पूरा अपना तस्वीर देख सकता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो आप याद रखिएगा प्लस में होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या जब 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो याद होना चाहिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। शायद इस सीरीज का पहला क्वेश्चन यही था हमारा। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड हो गया है, दोबारा हो गया है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो याद होना चाहिए कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस क्या है, देखने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आत्मदीप्त वस्तुएं क्या है। तो आप लोग को याद होना चाहिए जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित कर देती है ना, फैला देती है ना, वही क्या है, आत्मदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है। आज का टारगेट हमारा पूरा हुआ। हमने आज 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है। 20 क्वेश्चन कल फिर करेंगे। तो फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।